कक्षा 12 भूगोल अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं। इसके पहले वाले अध्याय में आपने अध्ययन किया कि प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या हैं। उसमें आपने आखेट, वन वस्तु संग्रह, कृषि, पशुपालन, खनन आदि का विस्तृत अध्ययन किया। आज अध्याय 6 है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पादों का और परिष्करण करके उसे और उपयोगी बनाने तथा मूल्यवान बनाने का कार्य किया जाता है। ऐसी क्रियाओं को द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। द्वितीयक क्रियाएं में प्राथमिक उत्पाद को लेकर के उसे परिष्कृत करके मूल्यवान तथा उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। अब आइए हम अध्ययन करते हैं कि द्वितीयक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देते हैं। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। खाद्यान्नों से प्राप्त लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खाद्यान्नों एवं समुद्र से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। इसका अर्थ तो हम पहले बता ही चुके हैं कि ये क्या करता है कि जो हमारे प्राथमिक उत्पाद हैं, चाहे वो ज़मीन से पाए जाएं या जल से पाए जाएं या ज़मीन के अंदर से पाए जाएं, वन से पाए जाएं, पशुओं से पाए जाएं, फसलों से पाए जाएं, कहीं से पाए जाएं, उसका क्या करता है, उसको परिष्कृत कर देता है और उसे अधिक मूल्यवान और उपयोगी बना देता है। इसी बात को इस पैराग्राफ में कहा गया है। अब विनिर्माण क्या है? विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर के लौह इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक से खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। विनिर्माण की सभी क्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखाना में विशिष्ट श्रमिकों जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधनों एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे कौशल का विशिष्टीकरण,
उत्पादन की विधियाँ। कौशल का विशिष्टीकरण अबलिक उत्पादन की विधियाँ। शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध अधिक उत्पादन का संबंध बड़े बड़े उद्योगों से होता है। बड़े बड़े उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है और उसमें कौशल बहुत मायने रखता है। अब यंत्रीकरण, दूसरा विशेषता यंत्रीकरण। पहला तो हो गया कि कौशल, दूसरा है यंत्रीकरण यानी मशीन का होना। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य, स्वचालित का अर्थ होता है जो अपने आप चलता है, जिसमें मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वो फिक्स होता है, अपने आप चलता है। यंत्रीकरण की विकसित अवस्था पुनर्निवेश एवं संवृत्त पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नज़र आने लगी हैं। इसका मतलब है कि मशीनों का अत्याधुनिक कंप्यूटरीकृत, जिसमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट होता है और उसी के अनुसार मशीनें चलती हैं, और इसमें जो है मज़दूरों की संख्या कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनें ही करती हैं। अगला जो विशेषता है प्रौद्योगिकीकरण या प्रौद्योगिकी नवाचार। नवाचार का मतलब नए नए शोधों को शामिल करना। प्रौद्योगिक नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रौद्योगिकी का जो नवाचार है उसमें इन चीज़ों को जोड़ा गया है कि विकासमान युक्ति का प्रयोग किया गया, जिससे अधिक विकास हो, वस्तुओं का अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो और जो अपशिष्ट निकले उसका भी निस्तारण हो, क्योंकि यह भी एक बड़ी समस्या अपशिष्टों की होती जा रही है। और अदक्षता को समाप्त करना, कहने का मतलब कुशल मजदूरों की आवश्यकता को कम करना, मशीनों के द्वारा, कंप्यूटर प्रोग्रामों के द्वारा मशीनें चलाना, इसलिए दक्ष या कुशल मजदूरों की कमी करना या समाप्त करना तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्रदूषण के प्रति भी जागरूकता जो है ये प्रौद्योगिकी नवाचार में आता है, क्योंकि पहले ये नहीं था। पहले प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया जाता था और औद्योगिकरण में पूरा विश्व लगा हुआ था। परिणाम स्वरूप तमाम प्रदूषण वायुमंडल में फैले, जिसका परिणाम आज देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग और बर्फ़ का पिघलना, ये सब मौसम का बदलना, धरती का तापमान बढ़ना,
वायु में विषैले पदार्थों का उपस्थित होना और ध्रुवों पर जमी बर्फ का पिघलना, ये सब कारखाने, उद्योगों, मोटर वाहनों की वजह से फैला। अब उद्योगों में ये एक नई प्रौद्योगिकी का समावेश हुआ जिसे कहा जाता है प्रौद्योगिकी नवाचार, जिसमें प्रदूषण पर भी ध्यान दिया गया और अपशिष्ट निस्तारण पर भी ध्यान दिया गया है। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं। ये आधुनिक निर्माण की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र। अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं सम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। अधिक पूंजी, बड़े संगठन एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। ये एक बृहद उद्योग का ढांचा है, का वो संगठनात्मक ढांचा है या उसके बनावट में या उसको पूर्ण रूप से चलाने में इन चीज़ों की आवश्यकता है। ये चीज़ें उसमें उपस्थित रहती हैं, जिसमें ये क्रम वाइज दिए हैं कि जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र की आवश्यकता, अधिक विशिष्टीकरण एवं सम विभाजन के द्वारा कम प्रयास में और अल्प लागत में अधिक से अधिक माल का उत्पादन करना। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है या अधिक पूंजी लगी होती है और इसमें बड़े संगठन का भी आवश्यकता है तथा इसमें प्रशासकीय अधिकारी, ये सब मिल करके एक उद्योग का या एक प्रौद्योगिकी यंत्र को बढ़िया से चलाने के लिए इन सब की या एक बड़े कारखाने को चलाने के लिए इस संगठन या इस ढांचे की आवश्यकता पड़ती है। अगला है अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्र कुछ ही स्थानों पर सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुछ क्षेत्रों को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं के कारण जो हैं प्रक्रियाओं के अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में मक्का की पेटी के 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं, जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनसे 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक बृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये उद्योगों का जो वितरण है वो अनियमित है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह जो है इस पैराग्राफ में उसका अनियमित भौगोलिक विवरण के बारे में दिया गया है। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं। अब उद्योगों
को अधिक लाभ कमाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो उसका उत्पादन लागत है वो कम हो, और इस उत्पादन लागत को कम करने के लिए कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो निम्नलिखित हैं। जैसे बाजार तक अभिगम्यता। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहाँ के निवासियों में खरीदने की क्षमता है। दूरस्थ क्षेत्र जहाँ कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद वैश्विक बाजार हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता अधिक है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग आदि। अगला है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। एक तो हो गया कि बाजार तक सुगम तरीके से पहुंचा जा सके, तो वहाँ उद्योग बढ़िया चलेंगे। और दूसरा है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल पर समीप ही स्थित हैं, जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ शीघ्र नष्टशील एवं अनिवार्य कारक हैं। कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्र अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। देखिए, कोई भी उद्योग है बिना कच्चे माल का वो चल नहीं सकता, क्योंकि वो कच्चे माल, तभी तो विनिर्माण उद्योग है कि वो कच्चे माल ले और उससे परिष्कृत करके के अच्छा उपयोगी माल बनाए, तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। अब कच्चा माल भी कई प्रकार का होता है। कुछ कच्चे माल भारी होते हैं, कुछ कम भारी होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है कि ऐसा माल जो वज़न में भारी होता है और उत्पादन के बाद जो उसका वज़न होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसे उद्योग को कच्चे माल के स्थान पर लगाना ही फायदेमंद होता है और इससे परिवहन लागत कम हो जाती है। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत हैं आपके सब्जेक्ट में, तो इस समय वो आपके सिलेबस में तो है नहीं, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत भी हैं, वेबर का है, लास का है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ इतना ही जान लीजिए कि अगर हमें उद्योग लगाना है या उद्योग कई ऐसे कच्चे माल पर आधारित है जिसका वज़न ज़्यादा है कच्चे माल का और उत्पादन कम होता है, तो ऐसे उद्योग जो है कच्चे माल के स्थान पर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इसमें कच्चे माल अधिक लगते हैं और उत्पादन कम होता है, उत्पादन भार कम होता है। तो ये भी एक कारक है जो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करता है। अगला है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। उद्योगों की अवस्थिति में
श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योग में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मतलब है कि कोई भी उद्योग में श्रमिक तो आवश्यक होते ही हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि उद्योगों में यंत्रीकरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया, जिससे श्रमिकों की संख्या कम हुई है। फिर भी कुशल श्रमिक हर उद्योग में होते ही हैं। कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा होते हैं। कुछ उद्योग हैं जिसमें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती ही है। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, यानी उद्योगों को ये भी प्रभावित करता है कि शक्ति के साधन सुलभ हैं या नहीं। वे उद्योग जिसमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम उद्योग, प्राचीन समय से कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। कहने का मतलब है कि शक्ति के साधन की आवश्यकता उद्योगों को पड़ती है। तो जो पहले उद्योग लगे थे, तो उस समय उद्योगों का मुख्य जो शक्ति का स्रोत था तो कोयला था, तो कोयले के स्थान पर लगाए गए थे। परंतु अब जो है उसमें बदलाव आया है कि जो ऊर्जा है वो जल विद्युत से भी और खनिज तेल से भी बनाई जा रही है। परमाणु शक्ति से भी ऊर्जा बनाई जा रही है, तो इसमें बदलाव आया है। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। परिवहन और संचार भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल को कारखाने तक लाने तथा परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र एवं सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। आधुनिक उद्योग अपृथक्करणीय ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हैं। परिवहनीयता में सुधार, समकालिक आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशिष्टता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है परिवहन बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि फैक्ट्री तक या उद्योगों तक कच्चे माल को लाना तथा उससे जो उत्पाद तैयार हुआ है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए साधन की या परिवहन की आवश्यकता होती है। साथ में संचार की भी व्यवस्था उद्योगों के लिए आवश्यक हो गई है। अगला जो कारक है वो सरकारी नीति है। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसका मतलब है कि सरकारी नीति भी उद्योगों को प्रभावित करती है। ऐसी सरकारी नीति कुछ क्षेत्रों में उद्योगों को सुविधाएं प्रदान करती हैं, वित्तीय एवं सरकारी मदद देती हैं, तो वहाँ ज़्यादा उद्योग विकसित हो जाते हैं, और जहाँ इसका अभाव होता है वहाँ कम होते हैं। अगला जो कारक है समूहन, अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध। कहने का मतलब उद्योगों
को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वो धन एक सामूहिक रूप से तथा एक उद्योग का दूसरे उद्योग के मध्य संबंध बना करके चलाया जाता है। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। इसमें वही जो हमने बताया कि ये समूहन अर्थव्यवस्था यानी उद्योग आपस में मिल करके उनके मध्य संबंध स्थापित करके एक समूहन अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसमें एक प्रमुख उद्योग होता है, फिर उसके उत्पाद को और उद्योग उसका उपयोग करके लाभदायक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसलिए एक उद्योग दूसरे उद्योग पर आधारित हो जाते हैं, और जहाँ ऐसी व्यवस्था है वहाँ बड़े से लेकर छोटे उद्योगों का संकेंद्रण पाया जाता है। उपरोक्त सभी कारण सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। अब देखो, ये एक उद्योग ये है, उद्योगों के बारे में तो आप पढ़ चुके। इसमें एक उद्योग होता है स्वच्छंद उद्योग। अक्सर आ जाता है प्रश्न छोटे लघुत्तरी में आ जाता है स्वच्छंद उद्योग के बारे में, या तो पूछ लेता है इनमें से कौन स्वच्छंद उद्योग है या स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। इस तरह के छोटे प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से देख लें। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं या किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करते हैं। यह उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। इस बात को नहीं समझ पाए होंगे तो मैं इस तरह बता देता हूँ कि स्वच्छंद उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसके कच्चे माल और उत्पाद में भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर उसके भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना कच्चा माल आया और उतना ही माल उत्पन्न हो गया या बना दिया गया, तो उसको कच्चे माल प्राप्ति के स्थान की कोई आवश्यकता नहीं, वो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। वो कहीं भी लगाए जा सकते हैं, और जो है ऐसे उद्योग को स्वच्छंद उद्योग कहते हैं कि जो कहीं भी लगाए जा सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये मोबाइल कंपनी है, जहाँ सिर्फ असेसमेंट होता है, उसको तैयार किया जाता है और उसके कल पुर्जे जो हैं, जो पार्ट होते हैं, वो अन्य स्थानों से मंगाए जाते हैं। अन्य स्थानों से मंगा करके उसको सेट करके मोबाइल बना दिया जाता है। तो जितना सामान आता है उतना ही उसका उत्पाद हो जाता है।